हेलो साथियों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए हम आज हिंदी व्याकरण की ये क्लास 7 है। इसके पहले हमने 6 क्लास कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आपने व्यंजन पढ़ा होगा, पिछली क्लास में हमने व्यंजन पढ़ाया था। तो व्यंजन के बारे में आपको जानकारी होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद अपने उसमें आएंगे हेडिंग पे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो थी वो थी उस व्यंजन के लिए। ठीक है, हमने व्यंजन में कंप्लीट कर दिया है, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, 2 व्यंजन हमने कंप्लीट कर दिया दोनों प्रकार। ठीक है, तीसरा प्रकार था उस व्यंजन, वो भी बाकी है, तो उसे इस क्लास में आज हम करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या किया है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो, निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई, टकराती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या बताए थे कि व्यंजन आपके 33 व्यंजन होते हैं। कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो व्यंजन की संख्या हमने क्या बताया था? व्यंजनों की संख्या हमने बताया था कि 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या, ठीक, व्यंजनों की संख्या बताए थे कि 33 होती है। कितनी? 33 व्यंजन। ठीक है, उनमें हमने ये बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन हमने स्पर्श व्यंजन बताया था, उसे हम कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्या है? वर्गीय व्यंजन। दूसरा नाम बताए थे वर्गीय व्यंजन। एक और नाम बताए थे उदित व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उदित व्यंजन। ठीक है, हमने ये नाम इसके बताए थे स्पर्श व्यंजन के। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्गाकार रूप में होने का इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उसे वर्गीय व्यंजनों का जो नामकरण करते हैं प्रत्येक वर्ग समूह के पहले वर्ग के आधार पर किया जाता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच, मतलब कि अलग अलग उच्चारण स्थानों को टच करती हुई जो वायु ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उस स्थिति में कौन से व्यंजन होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। तो का से माँ तक के बताए थे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हमने बताया था 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, 25 व्यंजन होते हैं। इसके पहले मैंने भी विस्तार से पढ़ा था, तो आपको जानकारी होगी यदि पिछली क्लास आप किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर बताया था, यहाँ पर बताए थे अंतस्थ व्यंजन बताए थे। क्या बताए थे? अंतस्थ व्यंजन। क्या बताए थे? अंतस्थ व्यंजन बताए थे। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है हमने बताया था 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। इनमें हमने ये बताया था कि या और वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो या और वा ये विशेष रूप से अर्धस्वर हैं, इन्हें तो हम कहेंगे ही कहेंगे अर्धस्वर। ठीक, बताया था कि ऑप्शन में यदि या रा भी हो, या भी हो और ला भी हो, का भी हो, तो या सही होगा। उसमें क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। तो इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ल, व। या और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है ये चारों अर्धस्वर, लेकिन या वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। या को और वा, या को और वा को। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा करते हैं उस व्यंजन पे। तो आपका जो व्यंजन का टॉपिक था, तो वो टॉपिक था ऊष्म व्यंजन का। काय का? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन का टॉपिक चल रहा था। ठीक, तो हमने ये बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बता दिया कि स्पर्श व्यंजन में जो वायु होती है, उच्चरित वायु, उच्चरित ध्वनि, वो उच्चारण स्थान को डायरेक्टली स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन में। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन में नाम मात्र स्पर्श करती है। नाम मात्र स्पर्श करती है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र स्पर्श करती है। तो अब इसमें क्या है ऊष्म व्यंजन में? तो हम ये देखते हैं कि ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब गर्मी, गर्म होगा ना, ऊष्मा जो होगी ताप है, टेम्परेचर, तो गर्मी। ठीक है, तो ऊष्मा का मतलब है गर्मी होगी। यदि हम कोई 2 चीज़ों को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होती है? रगड़ होती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे अपने हाथ हम ऐसे रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब रगड़ करती है। क्या करती है? रगड़ करती है, रगड़ करती है या रगड़ होती है। ठीक है, ऊष्मा से क्या होती है? रगड़ होती है।
तो रगड़ उत्पन्न होती है। रगड़ होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम यहाँ कोई उच्चारण स्थान रखें, ये हमारा कोई उच्चारण स्थान है, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और एक उच्चारण स्थान हमारा इधर है, मान लो जीभ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, जीभ है, ये हमारा क्या है, उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उच्चरित वायु होगी तो इधर से निकलेगी, तो यहाँ कम जगह होने के कारण ये दोनों जगह क्या होगी, स्पर्श करती हुई ऐसे निकल जाती है, स्पर्श कर रही है। देखिए यहाँ पे स्पर्श हो रही है, मतलब दोनों तरफ रगड़ हो रहा है, दोनों तरफ रगड़ हो रहा है। दोनों तरफ रगड़ होने के कारण ये ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो रगड़ होने के कारण इसे हम ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर ये आपका हम थोड़ा यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ये आपकी मान लिया कि जीभ है, ठीक, जीभ, ये जीभ है, और ये आपका उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, ठीक। और ये आपकी उच्चारित वायु है, उच्चारित वायु, ठीक, ये उच्चारित वायु है। और यहाँ पर जो क्या होगा, ऊष्म व्यंजन निकलेंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन निकलेगा, ठीक। तो हम बात करते हैं कि इसके हम डिफिनीशन क्या बना सकते हैं। ये जो है रगड़ कर रही है, इस बिहार पर हम देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या बनाएंगे कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा एवं, मतलब जीभ एवं उच्चारण स्थान के बीच से रगड़ करती हुई, घर्षण करती हुई, रगड़ को हम घर्षण भी कहते हैं, ठीक है, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिफिनीशन यदि बनाएं तो डिफिनीशन क्या होगी, तो उसे हम नोट करते हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच या मध्य के बीच से घर्षण, मतलब रगड़, ठीक है, घर्षण करती हुई, मतलब रगड़ती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक। तो हमने ऊष्म व्यंजन की डिफिनीशन क्या लिखा, वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच रगड़ करती हुई बाहर निकलती है, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होगी, रगड़ होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कौन से हैं, वो व्यंजन कौन से हैं, देखिए लिख देते हैं व्यंजन कौन से हैं। चलिए अगले पेज में लिखते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच करके यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे स ख स ख स ह, ठीक, स ख स ह, ये तालु सा है, ये मूर्धा सा है, ये दंत सा है, ये तालु सा है, ये मूर्धा सा है, ये दंती सा है, ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी क्या है, स ख स ह ऊष्म व्यंजन है, क्या है, ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आप क्या है। तो ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान को संघर्ष करती हुई, मतलब घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो उस घर्षण में क्या होगा, मेहनत होगा ना, परिश्रम होगा, काम होगा। तो उस मेहनत को हम क्या बोलते हैं, संघर्ष करना बोलते हैं। किसी काम को जैसे हम करते हैं तो क्या मेहनत करते हैं, तो उसे बोलते हैं संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। तो संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है,
तो संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए उस व्यंजनों को हम क्या कह देते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। तो संघर्ष होता है, मेहनत होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेहनत हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मेहनत हो रहा है, संघर्ष हो रहा है ना, रगड़ होगा, घर्षण होगा तो मेहनत होगी, तो उस मेहनत को हम संघर्ष बोलते हैं। और संघर्ष होने के कारण इन्हीं व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कह देते हैं। चलिए लिख देते हैं, दूसरी भाषा में डिफिनीसन लिख लेते हैं। और डिफिनीसन है आपकी दूसरी लैंग्वेज में, हाँ लिखेंगे डिफिनीसन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में वायु जिह्वा एवं उच्चारण स्थान के मध्य से संघर्ष करती हुई, क्या संघर्ष करती हुई, संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। इसलिए संघर्ष करने के कारण क्या संघर्ष हो रहा है ना, संघर्ष करती हुई बाहर निकलती, संघर्ष, तो इसलिए ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में वायु जिह्वा एवं उच्चारण स्थान के बीच से संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए उस व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्ष करने के कारण संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो उस व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो हमने संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताए थे, कौन कौन से संघर्षी व्यंजन होते हैं बताए थे। स ये तालुसा है, क मूर्धासा, ये दंतीसा है, और हा, स ख स ह, ये आपके क्या है, संघर्षी व्यंजन, मतलब ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन। तो चलिए आगे और देखते हैं, आगे क्या है, ध्यान से समझेंगे आगे क्या है। ऊष्म व्यंजन शाखा सा हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो अदर एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो वर्गीय व्यंजन थे चा वर्ग वाले, चा वर्ग के, च छ ज झ, ये च छ ज झ, तो यहाँ पर हम यदि देखें च छ ज और झा, ठीक, ये जो हैं च छ ज झ के उच्चारण में भी संघर्ष होता है, के उच्चारण में भी संघर्ष होता है। और ये स्पर्श व्यंजन भी, ये कौन से व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन कह सकते हैं। ठीक, तो ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन भी है। और ये सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, जे, ठीक है, चलिए नोट करते हैं। ये स्पर्श व्यंजन भी, कौन से, स्पर्श व्यंजन भी हैं, अतः इन्हें स्पर्श, ध्यान सुनेंगे, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श होने के कारण स्पर्श, और संघर्ष करने के कारण संघर्षी होते हैं ना, संघर्ष हो रहा है इसमें भी, तो संघर्षी और व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन
कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो आपने समझा कि च छ ज झ के उच्चारण में भी संघर्ष होता है, और ये स्पर्श व्यंजन भी है। च छ ज झ स्पर्श व्यंजन है, च वर्ग वाले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श होने के कारण हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। असंघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनका नाम क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, और ये अलग से हैं इतने, इन्हें बोलते हैं स्पर्श होने का स्पर्श और संघर्ष करने का संघर्षी, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कह दिया। ये च छ ज झ को याद रखेंगे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी है, ये याद रखेंगे। ऊष्म स्पर्श संघर्षी मतलब स्पर्श ऊष्मी व्यंजन, स्पर्श ऊष्मी व्यंजन है, ठीक है, याद रखेंगे। स्पर्श ऊष्मी व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। तो सॉरी, इसमें ये लिख देते हैं जैसे, यहाँ लिख देते हैं जैसे, जैसे, जैसे में ऊपर लिखा ही था च छ ज और झ, ठीक है। ये चारों क्या हैं? ऊष्मी, स्पर्श ऊष्मी व्यंजन मतलब स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पर यदि हम इनका क्लासिफिकेशन करें, मतलब एनालिसिस यदि करते हैं, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तो चलिए देखते हैं, विश्लेषण करके समझते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए है बता रहे हैं। तो ये मान लिया कि उच्चारण स्थान है, ठीक है, ये उच्चारण स्थान है, और एक उच्चारण स्थान यहाँ बना देते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये तीनों उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यदि वायु को, उच्चारित वायु को देखते हैं, तो ये डायरेक्ट वहाँ से स्पर्श करके क्या हो गई? निकल गई, ठीक। तो इस स्थिति में कौन से व्यंजन होंगे? स्पर्श मतलब डायरेक्ट स्पर्श करे, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्पर्श व्यंजन होंगे। और यदि वायु ऐसे आए, ऐसे, और नाम मात्र थोड़ा सा ऐसे स्पर्श करके ऐसे निकल जाए, ऐसे, ठीक, थोड़ा सा स्पर्श करे, हल्का सा स्पर्श करके निकल जाए, तो इसमें क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन निकलेंगे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये हमारी जीभ है, क्या है? जीभ, ठीक है, ये क्या है? जीभ है, ये हमारी जीभ है मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम देखें, ये उच्चारित वायु इसको रगड़ करती हुई, इन दोनों उच्चारण स्थान और जिह्वा को रगड़ती हुई बाहर निकलती है। देखिए रगड़ कर रही है, ये रगड़ करती हुई बाहर निकलती है। तो इस रगड़ने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षी, ठीक है। और रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मी। ये कौन से व्यंजन है? ऊष्मी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्मी। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको रियलाइज हुआ कि इसमें उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रही है, इसमें नाम मात्र स्पर्श कर रही है, और इसमें रगड़ कर रही है, ठीक। तो आपने स्पर्श व्यंजन समझा, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। टोटल कितने व्यंजन हुए? ये होते हैं 25, ये होते हैं 4, और ये होते हैं 4। टोटल हुए आपके कितने व्यंजन? 33। 25, 4, 29, 4, 33, ठीक है। तो आपके कितने व्यंजन हुए? 33 व्यंजन हुए। का से माँ तक के क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और यारा लावा, यारा ला वा आपके अंतस्थ व्यंजन है। और स ख स ह ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्मी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन को हम उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर व्यंजन या अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर कहते हैं, या वा को विशेष रूप से कहते हैं, ठीक। तो इनके बारे में हमने कल चर्चा कर लिया था पिछली क्लास में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हम एक नई हेडिंग लगा रहे हैं। नया हेडिंग है आपका अयोग, अयोग वाह। हेडिंग हमने दिया अयोग वाह, ठीक, अयोग वाह हमने हेडिंग दिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, इस वर्ड का एनालिसिस करें यदि हम, तो यदि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस योग, अ प्लस वाह,
यदि हम इस वर्ड का विच्छेद करें तो क्या मिला, अ प्लस योग प्लस वाह। तो यहाँ पर जो आ है ये, इसका अर्थ होता है नहीं। यहाँ पर क्या अर्थ लिए हैं, नहीं लेंगे, ठीक है। और योग का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है, जोड़। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़, ठीक है। और वाह का अर्थ क्या होता है, वहन करना, वहन करना, वहन करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात अपने शब्दों में यदि हम कहें इसको, अर्थात जो नहीं, आ का मतलब है, ठीक है, जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं, जोड़ का मतलब जुड़ते हैं, ना तो स्वर से जुड़ते हैं, और ना व्यंजन से, और ना व्यंजन से, ठीक। ये ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना व्यंजन से जुड़ते हैं। तो अयोगवाह कौन से वर्ण है ऐसे जो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। उन्हें ना तो हम स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन ही तो वर्णमाला के भाग थे। तो ये वर्णमाला से बाहर हुआ, इसका मतलब अयोगवाह। अयोगवाह जो है वर्णमाला से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो वर्ण है ये, पर व्यंजन और स्वर नहीं, ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। तो चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से हैं। तो डिफिनीशन है आपकी, परिभाषा यदि लिखें इसकी, परिभाषा, ठीक। तो इसकी परिभाषा है, वे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं, यही है ना, जो ना तो स्वर होते हैं, सॉरी यहाँ पे है लिखना है, ना तो स्वर होते हैं, चलिए, ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, ठीक, ना व्यंजन। उन्हें अयोगवाह वर्ड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक। तो पहले डिफिनीशन देखो, तो हमने क्या लिखा, वे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, मतलब ना तो ये व्यंजने हैं ना ही स्वर है, तो उन्हें हम अयोगवाह वर्ड कहते हैं। ये हैं कौन से, चलिए देखते हैं कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो ये वर्ड जो हैं, तो अब आपको समझ आ रहा होगा, अंग, क्या बोलते हैं, अंग, ठीक। इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं इसको। और अ और ये बिंदी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। जब दो बिंदी लग रही थी विसर्ग तो बोलते हैं। तो ये क्या है, विसर्ग। हमने क्या लिखा, अंग को हमने लिखा अनुस्वार है ये, इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अह को हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो अयोगवाह, इन दोनों को हमने क्या कहा, फिर इन दोनों को हमने कहा कि ये क्या है, अयोगवाह है दोनों। क्या है, अयोगवाह। कौन से वर्ड है, अयोगवाह। कौन से वर्ड है, अयोगवाह वर्ड है, ठीक है। तो अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन के मध्य की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। क्या हमने कहा कि अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के मध्य की इकाई कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य की इकाई कहते हैं, मध्य की इकाई कहते हैं, ठीक। अर्थात क्या कह सकते हैं, स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने की कड़ी भी कहते हैं। इस अयोगवाह को हम क्या कहते हैं, स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने की कड़ी कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं, अर्थात स्वर एवं व्यंजन को
स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने की कड़ी कहते हैं। जोड़ने की कड़ी कहते हैं। ठीक, तो किन्हें कड़ी कहते हैं? अयोगवाह को। ठीक है, अयोगवाह वर्णों को हम क्या कहते हैं? जोड़ने की कड़ी कहते हैं। अच्छा, चलिए इसमें एक फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक व्याकरणविद थे, व्याकरणविद, हिंदी व्याकरणविद थे, वो अपनी पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था, इनका नाम क्या दिया था? इनका जो नाम ये आपने अभी पढ़ा अयोगवाह, तो ये अयोगवाह नाम किसने दिया इनका, तो देख लेते हैं। इनका जो अयोगवाह नाम दिया है तो उसे भी यहाँ आप नोट करेंगे कि इन्हें किशोरी दास वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक में वाजपेयी जी ने इन्हें अपनी पुस्तक में, पुस्तक कौन सी है ये लिख देते हैं, थोड़ा सा पुस्तक भी लिख दें यहाँ पर, पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी नोट कर देते हैं। ठीक है, तो पुस्तक का नाम है, हाँ यहाँ पुस्तक का नाम लिख देते हैं। उस पुस्तक का नाम हिंदी शब्दानुशासन, नाम क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। उनकी पुस्तक है किशोरी दास वाजपेयी जी की पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। ठीक, हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें हम यहाँ पर आगे थोड़ा इसे कंप्लीट कर दें। इन्हें किशोरी दास वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में अयोगवाह नाम दिया। क्या, कौन सा नाम? अयोगवाह नाम दिया है। तो अयोगवाह नाम इन दोनों वर्णों का नाम किसने दिया? किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया है। इनकी पुस्तक में नाम है, ये लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है इनका? अयोगवाह नाम लिखा है। कौन सी पुस्तक में? हिंदी शब्दानुशासन में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या चर्चा किया? हमने चर्चा किया कि ये दोनों अयोगवाह वर्ण है। अंग को अनुसार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अहा को विसर्ग बोलते हैं। अनुसार और विसर्ग दोनों क्या हैं? अयोगवाह वर्ण है। तो अयोगवाह वर्ण को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी या इकाई कहते हैं। तो इनका अयोगवाह नाम किसने दिया? तो इनका अयोगवाह नाम किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया है। किस पुस्तक में इनका नाम दिया है, लिखा है? तो हिंदी शब्दानुशासन में इन्होंने अयोगवाह नाम इनका रखा है। ठीक है, तो आपने अयोगवाह नाम इनका जान लिया कि किसने दिया है? किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया है। कहाँ इस नाम को वर्णित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक में। किसकी पुस्तक है हिंदी शब्दानुशासन? किशोरी दास वाजपेयी जी की। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करते रहेंगे, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपने अयोगवाह समझ लिया होगा, तो अब हिंदी की अन्य ध्वनियाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, ऊष्म व्यंजन पढ़ा और अयोगवाह वर्ण पढ़ लिया। अब हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ, मतलब ध्वनिया का मतलब वर्ण। ठीक है, अन्य ध्वनियाँ। अच्छा, ये पीछे आपने पढ़ा है जो वर्ण का मूर्त रूप, वर्ण का अमूर्त रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का मूर्त रूप वर्ण होता है। ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ लिया। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे वो मूर्त होता है, और जो दिखाई नहीं दे वो अमूर्त होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ। तो हम उसमें पढ़ेंगे हिंदी कुछ अन्य ध्वनियों में। तो हेडिंग लगाएंगे आप कौन सी? इसे संयुक्त व्यंजन की हेडिंग लगाएंगे। संयुक्त व्यंजन की हेडिंग आप लगाएंगे। तो संयुक्त का मतलब आप समझ ही गए होंगे। संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ।
संयुक्त का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ। अब व्यंजन का मतलब व्यंजन, व्यंजन का मतलब व्यंजन, ठीक, नोट कर देते हैं। तो जुड़ा हुआ मतलब हम कैसे, कम से कम, जुड़ा हुआ का मतलब कम से कम, अपने पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, समझने के लिए कम से कम जुड़ा हुआ मतलब कम से कम जुड़ा हुआ, कम से कम दो व्यंजन, कम से कम दो व्यंजन जुड़े हों, ठीक है, कम से कम दो व्यंजन तो इसमें जुड़े हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम डिफिनीशन क्या कह सकते हैं इसकी, यदि हम इसकी डिफिनीशन दें तो क्या कह सकते हैं कि इसमें पहला व्यंजन आधा होता है। अच्छा, इसमें हम नियम इसका लिख देते हैं, इसमें पहला व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, संयुक्त व्यंजन जो होंगे तो उनका जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा, आधा होगा। इनका पहला व्यंजन आधा होता है, आधा होता है, होता है, तथा इसके बाद का वर्ण या व्यंजन, इसके बाद का व्यंजन पूरा होता है। क्या होता है, पूरा होता है, मतलब पूर्ण होता है, पूरा होता है, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अर्थात हम ये यदि इसका दूसरे रूप में लिखना चाहें तो अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि एक या अधिक आधा व्यंजन तथा एक पूरा व्यंजन। आधा व्यंजन एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त स्वर कहलाता है। वो संयुक्त व्यंजन। अच्छा, स्वर भी पढ़े आपने, स्वर भी पढ़ा है, संयुक्त स्वर, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर आपने पढ़ा है, ए ऐ ओ औ, ठीक है, ए ऐ ओ औ आपने संयुक्त स्वर पढ़ा है। तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कौन से हैं ये, जैसे यदि हम यहाँ लिखें क आधा का, पहला बताए थे कि पहला व्यंजन आधा होता है और इसके बाद का व्यंजन पूरा होता है, तो क प्लस ख से मिलकर बनता है छ। क्या बनता है, छ। त आधा त प्लस पूरा र से मिलकर बनता है त्र। क्या बनता है, त्र। आधा ज प्लस इया, पूर्ण है, अच्छा ठीक है, इया, इससे मिलकर बनता है ज्ञ। आधा ज प्लस इया से मिलकर बनेगा ज्ञ, ठीक। और स आधा सा प्लस पूरा र से मिलकर बनता है स्र। क्या बनता है, स्र, ठीक है। छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ और स्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। आप चलिए एक बार थोड़े से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसमें पहला व्यंजन आधा होता है तथा इसके बाद का व्यंजन पूरा होता है। देखिए, पहला व्यंजन आधा है, हलंत लगा हुआ है, और ये इसका पूरा व्यंजन है, ये दो मिल करके बने छ। तो छ एक कैसा व्यंजन हुआ, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में जाएगा, संयुक्त व्यंजन के डिब्बे में ये जाएगा, ठीक है। ता आधा ता और रा, त्रा भी संयुक्त व्यंजन के डिब्बे में, बोरी में जाएगा, ठीक है। यदि हम इनको एक डिब्बे में पैक करना चाहें, छ अत्र ज्ञ और स्रा, ये चारों यदि हम डिब्बे में पैक कर दें, मतलब टॉपी है समझ, तो ये संयुक्त व्यंजन होंगे। इनका नाम फिर चारों को क्या रखेंगे, संयुक्त व्यंजन। छ एक क्या संयुक्त व्यंजन है, त्रा एक संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है और स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो ये जो हैं संयुक्त व्यंजन है, तो एक बार यहाँ पे सही से हम लिख देते हैं, आधा का प्लस पूरा खा, सॉरी खा है, ठीक है, ये खा, हाँ खा, ठीक है, ये आधा पूरा खा से मिलकर बनता है छा। आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है त्रा, ठीक। आधा जा प्लस इया
से मिलकर बनता है ज्ञ। आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है स्रा। ठीक, तो ये जो है ये आपके क्या हुए, संयुक्त स्वर। सॉरी स्वर नहीं, संयुक्त स्वर की हर बार बात चलिए, संयुक्त स्वर नहीं, व्यंजन, व्यंजन। ठीक, एक संयुक्त स्वर भी होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, संयुक्त स्वर भी आपने पढ़ा है। किस में पढ़ा है, व्युत्पत्ति के आधार पर जब हमने स्वर की चर्चा किया था तो आपने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। फिर मात्रा के आधार पर हमने चर्चा किया तो उसमें आपने पुरुष स्वर पढ़ा था लास्ट में। ठीक, बाकी आपने सब ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा होगा। आपने जिह्वा के आधार पर, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, और होंठ के गोल होने के आधार पर, और आपने क्या पढ़ा था, और आपने पढ़ा था मुख बीवर के खुलने के आधार पर। ठीक, तो ये 5 प्रकार आपने स्वर के पढ़े थे। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और बता दें, फिर करते हैं। तो हम यदि इनमें, यहीं पर बता दे रहे हैं, यदि हम इनमें 2 पूर्ण स्वर आपस में जोड़ें, 2 पूर्ण स्वर आपस में जोड़ें तो आ प्लस आ जोड़ें तो ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, बड़ा आ बनता है। ठीक, बड़ा आ बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। जब हम 2 मूल स्वरों को जोड़ते हैं, पूर्ण स्वरों को, तो बड़ा आ बनता है। दीर्घ हो, मूल हो, कोई भी जोड़े तो ये जुड़ जाते हैं, मतलब जुड़ करके ये वर्ण का निर्माण कर देते हैं। लेकिन यदि हम व्यंजन को जोड़ें पूर्ण तो ये बड़ा का नहीं बनेगा। ठीक है, ये व्यंजन आपस में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन स्वर आपस में जुड़ जाते हैं। 2 व्यंजन आपस में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये स्वर सहित व्यंजन होते हैं, इनमें स्वर भी है। ठीक है, ये कभी भी आपस में जुड़ते नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो आपने समझा होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।